नमस्कार। 11वीं क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने इमैनुअल कांट और लाप्लास के बारे में पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। और इसके बाद हमारी बात थी कि इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें इस पे देखेंगे। जैसे हमने देखा था कि इमैनुअल कांट ये 11वीं की बुक में दे रखा है नाम सीधे-सीधे। इसके बारे में 1755 की बात भी कर ली थी अपन ने, गैसियस हाइपोथेसिस। 1796 के अंदर लाप्लास, ये फ्रांस के थे, इनके बारे में भी बात कर ली थी 1796 की, कि इन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस दी। अब फिर कुछ और विद्वान है इसमें, जैसे 90s के अंदर 1905 के आसपास की बात है ये, चैम्बरलिन और मोल्टन, ये दो विद्वान है। ये दो विद्वान ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस देते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि सूर्य है, एज इट इज मान लेते हैं कि हाँ सूर्य था, और बताते हैं कि एक इसके अलावा एक और तारा था और वो सूरज के बिल्कुल पास से जा रहा था और कुछ मैटर इजेक्ट हुआ सन के सरफेस से, सूर्य की सतह से कुछ पदार्थों का निस्सर्पण हुआ और वो साथ ही तारा उसे जब आगे चला गया, साथ ही तारा वहां से, तो वो मैटर सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करने लगे। ये मोल्टन और लाप्लास, सॉरी, मोल्टन और चैम्बरलिन ने बोली ये बात। जैसे उन्होंने बताया कि ये तो साफ सन है, ठीक है, और इसके पास से ये एक साथी तारा है। अब ये पता नहीं कहां से तो आ रहा था और कहां ये जा रहा था, इसके बारे में कोई इन्होंने बताया नहीं है। बस ये था कि साथी तारा था, साथी तारा इसके पास से जब गुजर रहा था तो कुछ मैटर थे वो सन के सरफेस से इजेक्ट हुए। ग्रेविटी, इसकी पावर इतनी थी कि सन के सरफेस से वो दूर हुए, और तब जब ये साथी तारा चला गया सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, और इस टाइप से फिर हमारी 9 ग्रह, एस्ट्रॉयड बेल्ट, जैसे पृथ्वी का ग्रह, चंद्रमा, बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह हैं, शनि के ग्रह हैं, इनका निर्माण हो गया इस टाइप से। ये चैम्बरलिन और मोल्टन ने कह दी। आगे जाकर के एक और हाइपोथेसिस आती है, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज की। अब जेम्स जीन्स एंड जेफरीज तुम्हारे 11th में दे भी रखा है कि नहीं दे रखा, पता चले गड़बड़ हो जाए। देखो, ये पढ़ लिया हमने, चैम्बरलिन के बारे में पढ़ लिया, और ऊपर नीचे कैसे होगा। ठीक है, ये कुछ और खतरनाक लोग। हाँ, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज के बारे में दे रखा है आपको इसमें। ये तो रहा जेम्स जीन्स, ओहो, ये तो रहा जेम्स जीन्स, और ये रहा हैरोल्ड जेफरी। ये दो ने और अपने मत दिए। अब इन्होंने क्या कहा, देखो, जब जेम्स जीन्स के बारे में पढ़ते हैं ना तो 1919 की लिख लेते हैं एक बार इसको। 1919 में तो जेम्स जीन्स, और उसके बाद इसी हाइपोथेसिस में कुछ चेंजेस करे जेफरी ने, तो साथ ही पढ़ लेते हैं इसको, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, सेम बात, सेम फंडा है। ये कह रहे हैं कि ये वापस एक सूर्य है, और इसके पास में जो साथी तारा था, बड़ा तारा,
ये वापस एज इट इज इसके पास से गुजर रहा है। लेकिन पहले वाली जो थ्योरी थी, सॉरी हाइपोथेसिस थी, चैम्बर्लिन मोल्टन वाली, उसमें तो कुछ कुछ मैटर इजेक्ट हो रहे थे, और इसमें इन्होंने कहा कि मैटर सेपरेट इजेक्ट ना होकर के एक फिलामेंट के रूप में इजेक्ट हो रहे थे। इस टाइप का फिलामेंट मान लो, बीच में थोड़ा मोटा कर लो इसको और साइड में से पतला कर लो, इस टाइप का फिलामेंट था वो, इससे इजेक्ट हुआ सरफेस से। और जब ये साथी तारा चला गया तो इस फिलामेंट का वापस से सन के अराउंड रिवॉल्यूशन चालू हुआ, सन सूर्य की सतह के चारों ओर वापस से भ्रमण करने लगे। और ये जो फिलामेंट था, इस फिलामेंट में बीच में बड़े ग्रह बन गए। ये जुपिटर मान लो, सैटर्न मान लो, यूरेनस मान लो, नेपच्यून मान लो। फिर इधर मान लो एस्ट्रॉइड बेल्ट, इधर मान लो मार्स, मार्स से बड़ी अर्थ, फिर उससे छोटा वीनस, उससे छोटा मरकरी। इस टाइप का फिलामेंट। तो कहने का मतलब पहले वाली में तो उन्होंने बोला कि सेपरेट मैटर इजेक्ट हो रहे थे ना, इस वाले में सेपरेट नहीं होकर के एक पूरी फिलामेंट ही इजेक्ट हो रही है, इसलिए इसे जेम्स एंड जेफरीज की ज्वारी है, संकल्पना है ना, इसे ज्वारी संकल्पना नाम दिया गया, टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब इसके बाद एक और आए महाशय, अब इनके बाद जो आने वाले हैं वो रसल है। रसल, इन रसल ने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, द्वैतारक मतलब दो तारे, अभी तो एक एक तारा चल रहा था कि सूर्य था उसके अलावा साथी तारा, सूर्य था उसके अलावा साथी तारा, अभी दो गए, ये वापस मान लो सन है। और इसके साथ में एक तारा और है जो इसका दोस्त है, और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके अलावा एक और विशालकाय तारा है, और फिर ये वापस वहां से निकल रहा है, गुजर रहा है अपने यहां से। अब हुआ क्या कि इसके इस स्टार के सरफेस से कुछ मैटर इजेक्ट हुए, ये फिर पहले की तरह पता नहीं कहां से आया और कहां गया, राम जाने। तो इसके साथ हुआ ये कि इसके जो मैटर थे वो धीरे धीरे सन के अराउंड रिवॉल्व होने लगे, और वही आज के 9 प्लैनेट्स बन गए। मतलब दम नहीं है, अभी तक की कोई भी हाइपोथेसिस में दम नहीं है। फिर आगे जाकर के होयर व लिटिल एटन आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे, कार्ल वाइज जास्कर, इस टाइप के बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा तो फाइनल वाली में आएगा जो बिग बैंग है। इस बिग बैंग हाइपोथेसिस कहें, थ्योरी कहें, नहीं भाई थ्योरी कहेंगे इसे। थ्योरी क्यों कहेंगे? थ्योरी इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके प्रूफ है अपने पास। हालांकि पूरी तरीके से तो ये भी नहीं है, कोई देख के तो आया नहीं भाई ब्रह्मांड कैसे बन रहा है, सूर्य कैसे बन रहा है, पृथ्वी कैसे बन रही है, तो कोई देख के आया नहीं, सिर्फ अंदाजा, कुछ कैलकुलेशन जो इंसान सीख गया थोड़ा बहुत, वो चीज़ है। तो बिग बैंग हाइपोथेसिस या थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी ही बोलेंगे इसे। अब इसको लेने के आने वाले तो मेन आदमी तो जॉर्ज लेमेत्री है, ये बेल्जियम में कोई चर्च है, वहाँ के पादरी है, ये लाने वाले मेन आदमी तो वही है। ठीक है, क्या कहते हैं ये साहब? कहते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये दो गैलेक्सी मान लो आप, इससे आप कह लो गैलेक्सी 1, इससे कह लो गैलेक्सी 2, दो गैलेक्सी है, और ये दो गैलेक्सी दूर दूर जा रही है, ऐसा एडविन हब्बल कह रहे हैं। पहले हब्बल साहब को ही पकड़ लो, अगर हब्बल साहब समझ में आ गए ना
तो लैमेत्री साहब अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब देखो 11th के हिसाब से क्या है, ज़्यादा दुख दे नहीं सकते हैं आपको, कारण बहुत ज़्यादा डिटेल में चल जाती हैं चीज़ें। तो शॉर्ट एंड स्वीट कि हाँ चैप्टर हो जाए हमारा, और चैप्टर की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आगे जाके सविंदर सिंह की किताब वेट करिए अगर फर्स्ट ईयर में कोई पढ़ता है तो, उसमें डिटेल बहुत सारा सब कुछ है उसमें, और वहाँ कूद के पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट। तो ये कहते हैं एडविन अब्बल के साहब, ये गैलेक्सीज आज यहाँ हैं, कल वहाँ होंगी, और कुछ समय बाद इतनी दूर होंगी। समय के साथ साथ इनमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। रीजन उन्होंने बताया, डार्क एनर्जी के कंसेप्ट को। क्या डार्क एनर्जी लेमेत्री साहब ने बताया है, हब्बल साहब ने बताया? नहीं, ये आगे जाकर के पता चलेगी आइंस्टीन साहब के द्वारा। जब आप ये मान लोगे कि दो गैलेक्सियां दूर दूर जा रही है और इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कुछ भी ना हो, ब्रह्मांड खाली है? पॉसिबल ही नहीं है ब्रह्मांड खाली है। ब्रह्मांड में जो है हमें दिख रहा है वो डार्क मैटर के रूप में दिख रहा है, और जो कुछ नहीं दिख रहा है वो डार्क एनर्जी है। और सीधी सी बात है, एनर्जी ज़्यादा है, मैटर कम है। अभी करते हैं इस पे बात। तो ये कह रहे हैं कि साथ दूर दूर जा रही है गैलेक्सीज, हब्बल साहब। अब इतने में लेमेत्री साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि भैया दूर जा रही है तो किसी टाइम पर ये पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के रूप में एक ही कुछ बन के रही होगी, एक ही पिंड, एक ही कुछ अणु के रूप में रही होगी, परमाणु के रूप में। तो एडविन अब्बल तो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और लेमेत्री साहब कह रहे हैं कि ऐसा रहा होगा, कि पहले ये एक रहा होगा फिर दूर होता है। इसका मतलब कि हब्बल साहब कह रहे हैं ब्रह्मांड का फैलना, कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो इसे तो बिग बैंग कह दिया आपने कि ब्रह्मांड का फैलना, एक्सपेंडेशन हो रहा है। अब आप एक्सपेंड करोगे चीज़ों को, तो इसका मतलब यह है कि पहले वो कुछ छोटे से पेड़ में, इसे बिग क्रंच कहा गया। ऐसा होगा कभी भी कि जब ब्रह्मांड जितना विस्तार होता जा रहा है, उसके विस्तार होने की सीमा जब हो जाएगी, खत्म, रुक जाएगा वो, तो वापस समझ जाएगा अपने आप में, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। काफ़ी लंबा समय लगेगा, बहुत कह नहीं सकते, और ये भी नहीं पता कि बिग क्रंच होगा कि नहीं होगा, तो एक सिर्फ अनुमान। तो लेमेत्री अब इसे लेमेत्रे, लेमेतायर, लेमेत्री, राम जाने क्या क्या लिख रखा है अलग अलग किताबों में, पर अपन तो लेमेतायर और लेमेत्रे ये मानते हैं, ठीक है ना। तो जॉर्ज लेमेत्री, और ये जो फैलाव है इसको बताने वाले हैं एडविन हब्बल। ये लो साहब, दोनों का ही हो गया काम। अब इसमें आगे जाकर के कुछ और फंडे भी आए, जैसे डॉपलर प्रभाव भी आया। होता है ना कि ध्वनि जहां से उत्पन्न हो रही है उसको सुनने वाला उससे जितना दूर जाता जाएगा, तो ध्वनि की सुनने की मात्रा कम होती जाएगी। भाई एक तो आपके सामने डीजे बज रहा हो, भयंकर आवाज आएगी, और 2 किलोमीटर दूर डीजे बज रहा हो, पता ही नहीं चलेगा बज रहा है कि नहीं बज रहा, या हल्की फुल्की आवाज आएगी, खुला एरिया होगा तो ऐसे में एक लाइट का एग्जाम्पल लिया गया कि जब दो गैलेक्सीज, गैलेक्सी 1 और गैलेक्सी 2, एक दूसरे से दूर जा रही होती है ना, तो या तो ये करती है रेड, ऑरेंज या येलो कलर शो करती है, दूर जा रही होती है तो, जैसे विबग्योर नहीं होता है, विबग्योर, जब चीज़ें पास होंगी तो ये कलर ज़्यादा दिखाई देगा, दूर से दिखने वाले कलर ये होते हैं, तो दूर से दिखने वाले कलर ये हैं। तो जब दो गैलेक्सीज दूर जाएगी तो या तो वो रेड कलर शो करेगी, ऑरेंज शो करेगी, येलो शो करेगी। ऐसे गैलेक्सीज को जब पढ़ते हैं, देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो देख रहे हैं दूरबीन लगा लगा कि उसमें देख रहे हैं कि हाँ सब दूर जा रही है, ऑरेंज, रेड, येलो कलर रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे फिर कैलकुलेशन निकल गई कि हाँ साहब बिग बैंग घटना घट रही है इसका मतलब।
अब आपकी बुक में बिग बैंग को लेकर के ही दे रखा है। ज़्यादा समस्या कई बच्चों को इसी को पढ़ने में आती है। तो ये हो गया। अब आधुनिक सिद्धांत है आपका बिग बैंग थ्योरी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस 1920 के आसपास। चलते जाओगे, ये बिड़ते ही एडविन अब्बल साहब का नाम आ जाएगा। और आपको समझाने के लिए एक डायग्राम दे रखा है कि ये तो हुआ पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, इसमें होगा ब्लास्ट। तो ये गैलेक्सियां दूर दूर जा रही है, और दूर जा रही है, और दूर जा रही है। तो गैलेक्सी तो दूर जा रही है, पर क्या गैलेक्सी की साइज में कोई बढ़ोतरी हो रही है? नहीं, ये गैलेक्सी की साइज एज इट इज है। ये इससे दूर जा रही है, चारों एक दूसरे से दूर जा रही है, पर ये है जो साइज ही है। अगर ये इतनी सी है तो यहां भी इतनी सी थी, यहां भी इतनी सी थी, यहां भी इतनी सी थी। गैलेक्सी की साइज में कोई बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही, पता नहीं। अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च जरूर आई थी कि साहब एंड्रोमेडा और मिल्की वे कभी एक दूसरे से भिड़ जाएगी, कर जाएगी। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी को संभालेगी अपने आप में मिल्की वे अपनी वाली, ये जरूर चला था। तो हो सकता है कि गैलेक्सीज बड़ी हो जाए जब कोई दूसरी गैलेक्सी उनमें आके शामिल हो जाए। तो ये आपका बिग बैंग है। अब ये बिग बैंग पढ़ दिए, इसका कोई सबूत भी दे रखा है आपको कि एक गुब्बारा ले लो, गुब्बारा लेके उसमें 2-4 जगह टिमकियां लगा दो काली पीली, हवा भरो, तो टिमकियां दूर दूर चल जाएंगी। पर टिमकियां बड़ी होंगी क्या? वो पॉइंट से वो बड़े होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। ये गुब्बारे वाला एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है इधर ही कहीं पर, पढ़ लेना ये आप खुद से, पढ़ो जब। बिग बैंग का वो हिसाब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई, ये भी बता रखा है। टेम्परेचर ये ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर इसका गिर जाएगा, कर जाएगा। ये बिग बैंग होगी तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, और टेम्परेचर गिरने के बाद फिर बाकी चीज़ें बनेंगी, सौर मंडल बनेगा, ग्रहों का निर्माण होगा। अब ये वाला अपन अगले में पढ़ेंगे। अब 6th क्लास की भी एनसीईआरटी है ना, वो बढ़ते ही आपको शुरू कर देती है कि आपको यूनिवर्स का दे देगी कि ये तो साहब आपका मेटेओर्स रहे, ये एस्ट्रॉयड रहे, ये प्लैनेट्स रहे, ये सैटेलाइट्स रहे, इनके बारे में अर्सा मेजर के बारे में बता रखा है, पोलर स्टार के बारे में बता रखा है। तो इसके बाद वाला, इसकी कड़ी से आगे बढ़ाते हुए अपन जो अगला लेक्चर करेंगे ना, वो 6th क्लास का फर्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर रिकॉर्ड करेंगे। तो अब चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट उसको देख सकते, कनेक्टिविटी बनी रही, कहने मतलब, क्योंकि इसमें इतना डिटेल में दे नहीं रखा है। इसमें डिटेल में पढ़ा देंगे तो फिर सविंदर सिंह की बुक के लिए कुछ नहीं बचेगा, या फिर बच्चा ज्योग्राफी छोड़ देगा। तो एक कनेक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग के 6 to 12 की एनसीईआरटी का एक थोड़ा करेंगे इधर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसको एक बार यहाँ तक पढ़ लेना। बाकी फिर अपन 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आगे की बात करेंगे, और फिर घूम करके वापस इसी चैप्टर पे आएंगे। फिर अपन तारों ग्रहों का निर्माण करेंगे, उत्पत्तियां करेंगे इनके। ठीक है, धन्यवाद।